हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हम अपनी क्लास 8th की ज्योग्राफी कर रहे हैं। ये आपकी क्लास 8th की ज्योग्राफी वाला पोर्शन है और आज हम इसका चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 आपका 2 पार्ट्स में हुआ है क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर था। तो आज जो आप करेंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको पेपर 2 की प्रिपरेशन कराती हूँ, पेपर 2 सोशल साइंस की। सोशल साइंस की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप सीटेट दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक और बात है इस चैप्टर की कि इस चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊँगी। इसलिए आपको एनसीईआरटी के हर चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना एनसीईआरटी के पढ़े आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई 1 महीने पहले पढ़ के या थोड़ा बहुत मैराथन्स देख के या ये सबको देख के आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो फिर वही प्रॉब्लम आती है कि आपका 1-2 मार्क्स से रह जाता है। फिर आप 6 महीने की प्रिपरेशन करो, 6 महीने का वेट करो। तो उससे अच्छा है कि एक बार बहुत अच्छे से मेहनत करो और उसके बाद ही अपना आगे करियर स्टार्ट कर लो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में समझेंगे, जैसे कि गुरप्रीत हो गया, मधु हो गया, टीना, ये सब एक गांव के पास से ही गुजर रहे थे जहाँ पर जो फार्मर था वो अपनी लैंड के पास बैठे थे। द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर ने उन्हें बताया दैट ही वॉज ग्रोइंग वीट, कि वो वीट गेहूं उगा रहे हैं। जस्ट एडिड मैन्योर टू सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल, और वो अपने उसमें क्या खाद डाल रहे हैं जिससे कि वो अपनी मिट्टी को और भी ज़्यादा उपजाऊ बना सके। उन्होंने बच्चों को बताया दैट द वीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी, कि जब वो गेहूं को मंडी में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्री, जो कि वहाँ से वो फैक्ट्री में लेकर जाते हैं और फिर उसका ब्रेड और बिस्किट्स बनाते हैं उस आटे से। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्लांट के उगने से लेकर फैक्ट्री तक पहुंचने तक इसकी क्या है, ये 3 प्रोसेस आपकी आ जाती हैं। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। वो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, पहली होती है आपकी प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है आपकी टेरिटरी एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बता भी चुकी हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से बताती हूँ तो आपका रिवीजन हो जाएगा। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जितना भी प्रोडक्शन होता है वो किस में आता है, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि आपका फिशिंग हो गया, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। तो ये सब किस में आते हैं, ये आपके प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, आर कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ दीज रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज का जो प्रोसेस होता है वो सेकेंडरी में आता है। जैसे कि सपोज आपने वीट, आपने वो गेहूं ही उगाया है, वीट ही अगर हम बात करते हैं तो आपने वीट उगाया, तो वो क्या हो गया, वो आपका नेचुरल रिसोर्सेज में आ गया। उसके बाद वो उसका प्रोसेस होगा कि उससे अलग अलग चीज़ें बन रही हैं, तो वो किस में आएगा, वो आपका सेकेंडरी में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। टेरिटरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विस। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को वो क्या करती हैं, एक तरीके से सपोर्ट करती हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका एडवर्टाइजिंग हो गया। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ये सारे एग्जांपल टेरिटरी एक्टिविटीज़ के हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो गया आपका सेकेंडरी और ये हो गया आपका टेरिटरी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हो गया जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में आपका आ जाता है जैसे कि आपने खेती करी है या आपने फिशिंग करी है या आप गेहूं उगा रहे हैं या चावल उगा रहे हैं, वो किस में आएगा, वो आपका प्राइमरी में आएगा। वो फिर उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि गेहूं है तो गेहूं से क्या बन रही है, आपकी ब्रेड बन रही है, तो वो किस में आएगा, वो आपका सेकेंडरी में आएगा। और अगर वो ब्रेड जो हर लोगों तक पहुंच रही है सुबह सुबह, या कोई भी प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंच रहा है, ट्रांसपोर्ट उसका हो रहा है, उसकी मार्केटिंग हो रही है, वो सब किस में आएगा, वो आपका टेरिटरी में आएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, तीनों एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप आगे देखते हैं एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है आपकी? एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका? कि फसल उगाना हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गया, फ्लावर हो गया, आपका रियरिंग ऑफ लाइवली स्टॉक हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आती हैं। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। पूरी दुनिया में के 50% लोग एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन भी किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी खेती के ऊपर ही डिपेंड करती है। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका मिट्टी, मिट्टी सही होना, और आपका क्लाइमेट जो है वो आपका सही होना, फेवर में होना चाहिए, तभी आपकी जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज द अरेबल लैंड। जिस मिट्टी पर आप अपनी फसल उगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको आप रेबल लैंड बोलते हैं। इन द मैप you can see that the agriculture activities concentrated in those region of the world where suitable factors of the growing of crop exist। मतलब अभी यहाँ का एक वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर ये आपका क्रॉप के लिए, मतलब फसल उगाने के लिए एक तरीके से फेवर में है लैंड। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ये क्या है? ये है आपका, अगर आप एग्री हो गया, सैरी हो गया, पिसी हो गया, विटी हो गया, हॉर्टी हो गया। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपका किस चीज से रिलेटेड है? आपका है द साइंस एंड द आर्ट कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। ये है एग्रीकल्चर। रेजिंग क्रॉप्स हो गया, रियरिंग लाइवली स्टॉक्स हो गया, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप फार्मिंग भी बोलते हैं। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो आपका सिल्क के कपड़े बनते हैं, जो सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है जो उसको खाता है, मलबेरी लीव्स को खाता है, उसके बाद वो सिल्क को प्रोड्यूस करता है। इट में सप्लीमेंट्स द इनकम ऑफ द फार्मर। और ये क्या है? ये एक सप्लीमेंट है जो कि फार्मर की इनकम को बढ़ाता है। पिसिकल्चर क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड। जितनी भी फिश की अलग अलग ब्रीड होती हैं वो किस में आता है? वो आपका पिसिकल्चर में आता है। विटिकल्चर में आपका क्या आता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का जो कल्टीवेशन होता है उसको आप विटिकल्चर बोलते हैं। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है आपका ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स, वो कमर्शियल यूज के लिए जो ये यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? पिसिकल्चर इज रिलेटेड टू विच? तो ब्रीडिंग ऑफ फिश हो गया। जैसे कि विटिकल्चर इज रिलेटेड विद कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। आप जब पीवाईक्यूज करेंगे ना, आप उस टाइम पे आप देखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो ये वाला जो आपका पोर्शन हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर किस चीज से रिलेटेड है। सेरिकल्चर हो गया आपका सिल्क, सेरी एस से याद रख सकते हैं आप, एस फॉर सिल्क, सिल्क से याद कर सकते हैं। पिसिकल्चर आपका हो गया फिश से रिलेटेड, विटी हो गया आपका ग्रेप से, हॉर्टिकल्चर हो गया आपका वेजिटेबल फ्लावर से। तो इसको आप जरूर करिएगा। अब हम यहाँ पर आगे समझते हैं आपका फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर, इसके जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग में जो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स जो आप चीज़ें देते हैं उसमें क्या आपका आता है? आपका सीड्स आ गया, आपका फर्टिलाइजर्स आ गया, आपका मशीनरी आ गया, और आपका आता है लेबर। जैसे कि अगर हम ये दो इमेज देखते हैं ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका प्रोसेस, और ये हो गया आपका आउटपुट। इनपुट में आप मशीनरी लगाते हैं, आप सीड्स बोते हैं, आप केमिकल्स लगाते हैं जिससे कि उसमें फसल में आपके कीड़े ना लगें। प्रोसेस में क्या हो गया? आपका प्लगिंग हो गया, सोइंग हो गया, स्प्रे हो गया। आप स्प्रे कर रहे हैं, आप वो मिट्टी खोद के आप बीज लगा रहे हैं, ये सब किस में आएगा? ये आपका प्रोसेस में आएगा। आउटपुट आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया आपका क्रॉप, जो फसल आपको मिल रही है वो आपका आउटपुट हो गया। और फिजिकल इनपुट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका सनशाइन आ गया, आपका टेम्परेचर हो गया, आपका मिट्टी हो गई, आपका बारिश हो गया, आपका स्लोप हो गया, ये फिजिकल इनपुट में आता है। अगर ह्यूमन इनपुट की बात करते हैं तो आपका स्टोरेज हो जाता है, आपका लेबर हो जाता है, आपका मशीनरी हो जाता है, आपका केमिकल्स हो जाता है, ये आपका ह्यूमन इनपुट्स में आ जाता है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर प्लगिंग। कुछ और चीज़ें होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि आपका प्लगिंग हो गया, सोइंग हो गया, इरिगेशन हो गया, वीडिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड्स, आउटपुट में क्या क्या आता है? आपका क्रॉप हो गया, जैसे कि
पूरी फसल के बाद आपको फसल मिल रही है, आपके वूल हो गया, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गया, ये सब आपके आउटपुट में आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग्स के कितने टाइप होते हैं और किस किस तरीके से आप उनका वर्क करते हैं। आप जैसे कि आप बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई भी चीज आपने देखी होगी या आपने कुछ भी मंगाया होगा तो आप कहते हैं भाई ये ऑर्गेनिक आलू है, या ये ऑर्गेनिक दाल है, या ये ऑर्गेनिक कोई चीज है। तो वो ऑर्गेनिक क्या होता है, इसमें ऐसा क्या यूज करते हैं। इस टाइप की जो ये फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक मेन्यू जो इसमें खाद होती है वो उसको एक ऑर्गेनिक होती है। नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज किया जाता है, ना कि केमिकल्स को यूज किया जाता है। इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑर्गेनिक बोला जाता है। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। और कुछ भी किसी भी तरीके से ऐसा केमिकल यूज नहीं किया जा सकता है जिससे कि फसल को तुरंत की तुरंत बढ़ा सके। हम जैसे कहते हैं कि लौकी की सब्जी है सपोज, है, और आपने देखा है कि वो बेल पे छोटी सी ही उगी है, लेकिन अगले दिन वो इतनी बड़ी हो गई है। तो वो कैसे हो गई, उसको उन्होंने कोई केमिकल दे दिया जिसकी वजह से वो बढ़ गई। तो वो क्या हो गया, वो ऑर्गेनिक नहीं रही। अगर वो ऑर्गेनिक होती तो क्या होता, अगर वो इतनी शेप की है तो वो धीरे 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 जैसे उसका टाइम है वो इस हिसाब से अपना बढ़ती और पकती। तो ये होता है डिफरेंस ऑर्गेनिक में और नॉन ऑर्गेनिक में। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑफ वेरियस फेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। आपका फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन क्या है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट क्या है, लेबर एंड लेवल्स और टेक्नोलॉजी आप क्या यूज कर रहे हैं। जो फार्मिंग है उसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली आपका हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड आपका हो गया कमर्शियल फार्मिंग। अब ये आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये कहते हैं जो फार्मर की फैमिली की जो नीड होती है उसको पूरा करने के लिए करी जाती है। जैसे कि अगर ट्रेडिशनली हम बात करते हैं तो इसमें लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है। घर के ही जो सदस्य होते हैं वो एज अ लेबर वर्क करते हैं, आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट, छोटे आउटपुट के लिए। सबसिस्टेंट फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इन एज, इसको भी आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आता है आपका इंटेंसिव और दूसरा आता है आपका प्रिमिटिव। इंटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जैसे कि एक उसका छोटा सा प्लॉट है, यूजिंग सिंपल टूल्स, बहुत ही सिंपल टूल्स वो यूज करता है, और जो घर के सदस्य होते हैं वही एज अ लेबर वर्क कर लेते हैं। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। अब इसमें क्या होता है कि क्लाइमेट जो होता है, बहुत सारे दिन हो गए या धूप हो गई आपकी, वो सॉइल को फर्टाइल करती है और ग्रोइंग करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा उस पर क्या करते हैं, वो एक साल में एक से भी ज़्यादा जो फसल होती है उसको वो उगा सकते हैं एक ही प्लॉट पर अपना। राइस इज द मेन क्रॉप, चावल जो हो गया वो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी फसल होती है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, बाकी के उसमें आ जाता है आपका वीट आ जाता है, मेज आ जाता है, पल्सेस आ जाती है, एंड ऑयल सीड्स आ जाते हैं, जैसे कि सरसों हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सारी चीजें ऑयल सीड्स भी यहाँ पर ये करते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज prevalent in the thickening populated areas in the monsoon region of South, Southeast and East Asia। ये जो आपका होता है इंटेंसिव जो सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर होता है, ये प्रिवेंट करता है किसको, थिकनिंग पॉपुलेशन एरियाज को करता है, यहाँ पर मानसून भी होता है, जैसे कि आपका साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया या ईस्ट एशिया हो गया, इन जगह पर होता है। अब प्रिमिटिव में क्या होता है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये इसमें होता है और नोमैडिक हार्डिंग होता है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड न्यूमेडिक हार्डिंग क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका होता है इस प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरिया इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में जो बहुत ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है वहाँ पर, जैसे कि ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया या पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट एशिया हो गया, दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन, और बहुत ही जल्दी जल्दी फसल यहाँ पर उगती है, सब्जियां यहाँ पर उगती है। प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। यहाँ पर ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक जमीन हो गई, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, उनको सब क्लीन करेंगे, उसको जलाएंगे, वहां पे बर्न करने के बाद वो क्या बोलते हैं कि अब ये जो हो गया ना, ये एक तरीके से खाद बन गई है और ये मिट्टी को और भी ज्यादा उपजाऊ बना रही है। ठीक है, द एशेस आर देन मिक्स विद द सॉइल, और जो उसकी राख होती है वो एक तरीके से मिट्टी के साथ मिलेगी। क्रॉप्स लाइक जैसे कि वो फसल उगाते हैं, आपकी मक्का हो गई, यम हो गए, पोटैटो हो गए, कसावा हो गया, ये सारी चीजें उगाई जाती है। आफ्टर द सॉइल लॉसेस इज फर्टिलिटी,
जब जैसे कि मिट्टी है उसकी जितनी भी एक तरीके से उसकी क्वालिटीज है वो सब खत्म हो गई, आपकी फसल हो गई, तो ये उस टाइम पे क्या करते हैं, फिर उस लैंड को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी जगह भी ये सेम प्रोसेस करके ही वहां पर फिर ये अपनी फसल उगाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसका है, मतलब किस में आता है, आपका नोमैडिक हार्डिंग में आता है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आता है। तो आपको पता होना चाहिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये आता है। अब आपका हो गया नोमैडिक हार्डिंग। ये क्या होता है, इज प्रैक्टिसाइज्ड इन द सेमी अरिड एंड अरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया हो गया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में होता है, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरीके की फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन होता है, जो इन एक तरीके से भेड़ बकरी चराने वाला जो होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक पर अपने एनिमल्स को लेके जाता रहता है पानी के लिए या उनके खाने के लिए। डिफाइंड रूट्स, वो अलग अलग रूट्स में उनका जाता रहता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन द रिस्पॉन्स ऑफ क्लाइमेटिक कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपके शीप हो गए, कैमल हो गए, याक हो गए, गोट्स हो गए, ये मोस्टली ये एनिमल्स होते हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे झुंड को लेके चलते हैं। अब जैसे ही आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी बकरियां एक साथ कोई लेके चल रहा होता है, भेड़ बहुत सारी एक साथ लेके चल रहा होता है, तो वो किस में होता है, वो इसी तरीके से होता है। उनको कहीं पे पानी के लिए, खिलाने के लिए, चराने के लिए, इन सब के लिए वो लेके घूमते हैं। दे प्रोवाइड, ये क्या देते हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, वूल हो गया, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। अब ये क्या कहते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि दूध हो गया या ऊन हो गया, ये सारी चीजें क्या होते हैं, अपनी फैमिली के यूज करने के लिए होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो इसमें टॉपिक आता है वो है आपका कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है ये जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं एंड एनिमल्स आर रियरिंग द सेल इन द मार्केट, मार्केट के लिए ये कमर्शियल फार्मिंग होती है। द एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज लार्ज, जो इसका एरिया होता है वो भी काफी बड़ा होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन, ज्यादातर जो काम होता है वो मशीन के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गया, आपका मिक्स फार्मिंग हो गया या आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया। इन कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस, ये जो फसल उगाई जाती है कमर्शियल पर्पस के लिए उगाई जाती है। वीट हो गया, मेज हो गया, आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स, ये मतलब गेहूं और मक्का सबसे ज्यादा कॉमन है कमर्शियल इसके लिए, ग्रेन के लिए, फार्मिंग के लिए। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रिसाइज्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये मेनली कहाँ पर है, आपकी जमीन जो ये है नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया और एशिया हो गया। दीज एरियाज स्पेशली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। यहाँ पे इतने बड़े बड़े फार्म हैं जिसमें कि मतलब हजारों हेक्टर तक बड़े बड़े इतने यहाँ पर फार्म्स हैं। सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट्स द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। कभी कभी जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, फसल के लिए सीजन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसकी वजह से सिर्फ एक ही क्रॉप को वो उगा पाते हैं। इन मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूड क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवली स्टॉक, लाइव स्टॉक। ये क्या होता है, जो मिक्स फार्मिंग होती है इसमें आपका फूड भी हो गया, आपका फूड क्रॉप्स भी हो गया और लाइव स्टॉक भी हो गया, ये सारी एक ही जगह करी जाती है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। इट इज प्रैक्टिसाइज्ड इन यूरोप, ये कहाँ पर होती है, यूरोप हो गया, ईस्टर्न यूएसए हो गया, अर्जेंटीना हो गया, साउथ एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पर हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांटेशन की, प्लांटेशन क्या होता है, आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, एक तरीके से कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन आर ग्रोन, जहाँ पर एक सिंगल फार्मिंग करी जाती है, जिसमें कि आपका टी हो गया, कॉफी हो गया, गन्ने की फसल हो गई, काजू हो गई, रबड़ हो गई, बनाना हो गए, कॉटन हो गई, ये सारी चीजें उगाई जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल्स आर रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी लेबर की और बहुत सारी जगह की भी जरूरत होती है। द प्रोडक्ट में बी प्रोड्यूस ऑन द फार्म इट सेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज, और वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो पास पास की फैक्ट्री में ही वो फिर यूज करे जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस इसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, और इन सब फार्मिंग के लिए एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के भी जरूरत होती है। अगर हम बात करते हैं, मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि रबड़ आपका मलेशिया में हो गया, कॉफी आपका ब्राजील में हो गया, टी आपका इंडिया में हो गया, और श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स, ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं।
जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि रबड़ आपका कहाँ पर ज़्यादा बनता है, तो आपका मलेशिया में हो गया। कॉफ़ी कहाँ पर होती है, ब्राज़ील में। टी का तो आप बता देंगे इंडिया में ही होता है, सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले इंडिया में ही है। तो ये आपका यहाँ पर जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका बनाना प्लांटेशन, ये हो गया आपका राइस कल्टीवेशन, ये हो गया वीट हार्वेस्टिंग, और यहाँ पर आपका हो गया बाजरा कल्टीवेशन। ठीक है। अब अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी बहुत ज़्यादा मेजर क्रॉप्स है, उसमें आपका आ जाता है लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आप ये उगाते हैं तो ये किसकी जो एक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। क्रॉप ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या होता है, क्रॉप्स जो होती हैं वो ऑल्सो सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज में। जैसे कि मेजर फूड क्रॉप्स हो गया आपका वीट, राइस, मीज एंड मिलेट हो जाता है। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जो जूट है, कॉटन है, ये क्या है, ये फाइबर की क्रॉप्स है। इंपॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। और इंपॉर्टेंट बेवरेजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका टी और कॉफी आता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक बड़ा अगर कोई क्रॉप है तो वो कौन सा है, राइस। सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। इट इज द स्टेपल डाइट फॉर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस को किस चीज की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा बारिश की जरूरत। कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ज्यादा चावल अच्छा होता है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्लेड सॉइल। ये एक सॉइल का नाम है जिसमें ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। विच कैन रिटेन वाटर। ये सॉइल क्या करती है, वाटर को होल्ड करके रख लेती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन। चाइना सबसे ज्यादा चावल उगाने वाला एक देश है। ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। उसके बाद ये सारी कंट्रीज आती है। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर बेस करता है कि आप साल में 2 से 3 से भी ज्यादा 2-3 भी आप फसल उगा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं वीट। वीट का हो गया, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। जब आप गेहूं की फसल करते हैं तो आपको मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत होती है, रेनफॉल की जरूरत होती है सीजन के बीच में भी, और धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन द वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। ये एक सॉइल होती है जिसमें ये बहुत अच्छा होता है। वीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए। यूएसए में ज्यादा है। कनाडा हो गया, अर्जेंटीना हो गया, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया इट इज ग्रोन इन द विंटर। सर्दियों में ये होता है। अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन एंड लेस फर्टाइल। मतलब इसको मिलेट्स को उगाने के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल की, सबसे कम फर्टाइल की जरूरत होती है। सैंडी सॉइल होती है, हार्डी क्रॉप होती है, इसको बहुत ही कम रेनफॉल की जरूरत होती है, बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर में और एक्वेट रेनफॉल में ये हो जाती है। इसमें आपका क्या क्या आता है ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इंडिया में उगाए जाते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड निगार। इन सब में भी ये सब फसल होती है। ठीक है। अब अगर हम मेज की बात करते हैं, मेज इज रिक्वायर्ड। मक्का जो है उसको जरूरत होती है मॉडरेट टेम्परेचर की, रेनफॉल की एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। बहुत ज्यादा धूप की जरूरत होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इसके लिए जरूरत होती है। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ कहाँ पर ये ज्यादा होती है, आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। इन जगह पर सबसे ज्यादा आपकी मक्का की फसल होती है। कॉटन अगर हम बात करते हैं तो कॉटन के लिए किसकी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, बारिश की जरूरत होती है, 210 फोर्स फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है इसको उगने के लिए। द ग्रो बेस्ट ऑन ब्लैक एंड ऑलिवियल सॉइल। काली और जो एलुवियल सॉइल होती है इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से होता है। आपका ये किस में होता है, आपका चाइना हो गया, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन उगता है। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा मेन रॉ मटेरियल कॉटन ही है। अगर कॉटन ही नहीं होगा तो कॉटन की इतनी सारी चीजें होती है, फाइबर इंडस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, वो सब फिर आपका नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कॉटन उनका मेन रॉ मटेरियल है। अब अगर हम जूट की बात करते हैं तो जूट वॉज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को आप क्या बोलते हैं, जूट को आप गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विच फाइबर इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर आप क्या कहते हैं, कॉटन हो गया, जूट हो गया, या आपका
कुछ और हो गया ऑप्शन में, तो उसमें आप मैचिंग में भी आ सकता है, आपसे डायरेक्ट भी कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को कहते हैं। इट ग्रोज वेल इन द एलुवियल सॉइल, में ज़्यादा अच्छे से होता है। हाई टेम्परेचर की इसको रिक्वायरमेंट होती है, हैवी रेनफॉल हो गया, ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, मतलब एक ह्यूमस वाला होता है, हम कहते हैं ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है वो वाला। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द टॉपिकल एरियाज, में ये उगता है। इंडिया हो गया या बांग्लादेश हो गया, एज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट, यहाँ पर सबसे ज्यादा जूट होता है इंडिया में और बांग्लादेश में। अब अगर हम कॉफी की बात करते हैं, ये आपका कॉफी प्लांटेशन है। कॉफी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट, उसके लिए बहुत ज्यादा वार्म एंड वेट क्लाइमेट की जरूरत होती है। वेल ड्रेन लोमी सॉइल में ये होता है। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस ग्रोथ, पहाड़ों पे ही ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। सबसे ज्यादा ये कहाँ पर होती है, आपका ब्राजील में होती है। अगर आप टी की बात करते हैं, टी इज अ बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट, इसको ठंडे क्लाइमेट की जरूरत होती है। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल हो गया थ्रू आउट द ईयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसकी लीव्स को एक तरीके से उगने के लिए किसकी जरूरत होती है, टी लीव से ही तो चाय की पत्ती बनती है ना। तो उसके लिए वेल ड्रेन लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, जेंटल स्लोप्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से ये पहाड़ों की टाइप ज्यादा अच्छे से होता है। लेबर इन लार्ज नंबर रिक्वायर टू पिक द लीव्स, और बहुत ज्यादा आपको लार्ज नंबर ऑफ लेबर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या हो, उसके पत्तियों को कलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें आपका कीनिया हो गया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की जो टी मिलती है वो यहाँ पर मिलती है। अब आते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में यहाँ पर आप दो कंपैरिजन देखेंगे, एक तो आपका होगा इंडिया का, दूसरा आपका होगा यूएसए का, कि इंडिया में फार्मिंग किस तरीके से होती है और यूएसए में फार्मिंग किस तरीके से होती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to effort made the increase from production in order to meet the growing demand of increasing population. दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज, जैसे कि आपका इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया हो गया, द नंबर ऑफ क्रॉप जो इतने अमाउंट में वो उग रही हैं, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स हो गया। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आपका जो एक तरीके से मशीनरी के थ्रू जो आपका एग्रीकल्चर हो रहा है, वो आपका एक और एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का। दिस अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, और ये क्या कर रहा है, एक तरीके से फूड सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है। एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, वो क्या कर रही है, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर पे वर्क कर रही हैं। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग, जहाँ पर जो आपकी फसल हो गई वो छोटे स्केल पर उगाई जा रही है, मोस्टली फॉर सब्सटेंसेस। एंड लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। और अगर हम कमर्शियल की बात करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्रॉप्स उगाने की ज़रूरत होती है कमर्शियल यूज़ के लिए, आप उसको ट्रेडिंग भी करते हैं, फिर वो कहाँ पर हो रहा है, वो आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर हो गया। विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज ऑफ द फार्म, वन फ्रॉम इंडिया, यहाँ पर आप स्टडी करेंगे एक इंडिया का और दूसरा आपका यूएसए का, जो कि आपको एग्रीकल्चर में किस तरीके से डेवलप हो रहा है। जैसे कि इंडिया आपका एक डेवलपिंग कंट्री हो गया, यूएसए आपका डेवलप्ड कंट्री है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता चलेगा। जैसे कि आप फार्म इन इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करते हैं, देयर इज अ स्मॉल विलेज है अलीदाबाद, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के। तो यहाँ पर जो मुन्ना लाल है वो एक छोटे से किसान है, इन्हें अपने गांव में हु इज फार्मड अबाउट 1.5 हेक्टर, जो कि आपके 1.5 हेक्टर की उनकी ज़मीन है, उसी में फार्मिंग करते हैं। हिज हाउस इन द मेन विलेज, गाँव में उसका घर है। ही परचेजेज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, उसने बहुत अच्छे सीड्स खरीदे हैं मार्केट से। मतलब हर दूसरे साल में वो खरीदता है। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट टू क्रॉप्स इन अ ईयर, और वो साल में दो फसल उगाता है, विच आर नॉर्मली वीट, जो कि आपका गेहूं हो गया और चावल हो गया और दाल हो गया। द फार्मर टेक्स एडवाइस टू हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और वो क्या कहता है, अपने दोस्तों को भी सलाह देता है, और गवर्नमेंट के भी जो एक तरीके से ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए जो कि फार्मिंग में हेल्प करते हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से बीज भी मिलते हैं, किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर, और उसने रेंट पर एक ट्रैक्टर लिया है अपने खेत को
सही करने के लिए थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स बाई, और उसके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो आज भी बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ कर रहे हैं खेत को जोतने के लिए, जैसे कि आपका यहाँ पर वो बैल को यूज़ कर रहे हैं प्लगिंग के लिए। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। अब वो अपनी ज़मीन में पानी के लिए किसका ट्यूबवेल का यूज़ करेगा, जो भी वो पास के रेंट से रेंट पे ले सकता है। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज़ टू, उसके पास टू बफेलो है एंड फ्यू हैन है, कुछ बकरी हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। पासी के शहर में वो जाकर उसको दूध को सेल करता है। ही इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। विच ऑल्सो एडवाइज हिम, जो कि उसको एडवाइस देते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्डर फॉर दिस एनिमल सेफ्टी मेजर्स टू प्रोडक्ट एंड हेल्थ एंड टू लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन सब के लिए उसको क्या बोलता है, उसको एडवाइस भी दी जाती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटी, जितनी भी फार्म की एक्टिविटीज होती है उन सब में फैमिली मेंबर्स उसकी हेल्प करते हैं। समटाइम्स ही टेक क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, और कभी कभी वो बैंक से लोन भी लेता है, अपने एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी करता है, HYV सीड्स खरीदता है, इम्प्लीमेंट करता है। ही सेल्स हिज प्रोडक्ट इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन, पासी के शहर में जो मंडी है वो अपने फसल को वहां पर बेचता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लेग स्टोरेज फैसिलिटीज, जो ज्यादातर जो किसान है उनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं है। दे आर फोर्स टू सेल द प्रोडक्ट इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि उस टाइम पे अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं जिस टाइम पे डिमांड भी नहीं होती है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज, तो अभी कुछ ही मतलब गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएट लिए हैं इस चीज को लेके। ये आ गया आपका एग्रीकल्चर फील्ड इन इंडिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका फार्म इन USA, वहां पे जो आपका पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है फसल में। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर किस लेवल की फार्मिंग करी जाती है। अगर हम USA की बात करते हैं, द एवरेज साइज ऑफ फार्मिंग USA इज मच लार्जर देन द इंडियन फार्म, मतलब इंडिया के जो फार्म्स हैं उससे वो कहीं ज्यादा बड़े हैं। और टिपिकल फार्म साइज जो है वो USA में वो है आपका 250 हेक्टर, और उसका इंडिया का कितना था हेक्टर्स, इंडिया का था 1.5। द फार्मर्स जनरली रिसाइड इन द फार्म, सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन, जैसे कि कुछ फसल जो उगती है वो आपका कॉर्न हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट, कॉटन एंड सुगर बीट हो गया। ये एक नाम है जॉ हॉर्न, अ फार्मर इन द मिडवेस्ट USA में इनका खेत है। इन लोअर स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टर्स की इनकी जमीन है। ही ग्रो कॉर्न्स ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द क्रॉप। और ये अपनी फसल को कब उगाते हैं, जब इन्हें ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो आपकी मिट्टी हो गई, जो वाटर हो गए, रिसोर्सेज है, वो फसल के लिए एक तरीके से पर्याप्त है। एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेट्स एंड कैन डैमेज द क्रॉप, और बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं जिससे कि फसल को खराब होने से बचाया जा सके। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉइल सैंपल टू द सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, और समय समय पर वो क्या करता है, अपनी मिट्टी का सैंपल भेजता है लेबोरेटरी में चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए कि इसके न्यूट्रिएंट्स किस लेवल के हैं, अच्छे हैं, फसल के लिए सही है या नहीं है। द रिजल्ट है जो हॉर्न टू प्ले अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट, उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक है, जो उसको उसकी जो फील्ड की जो पिक्चर है उसको देता रहता है। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये क्या करता है, उसको हेल्प करता है केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करने में। द पेस्टिसाइड्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड, जो कि उनको जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कर रहा है अपने क्रॉप्स में। ही यूजेस, वो क्या क्या यूज करता है, ट्रैक्टर यूज करता है, सीड ड्रिल्स यूज करता है, लेवलर यूज करता है, कंबाइन हार्वेस्टर्स यूज करता है, थ्रेसर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, इन सारी चीजों को यूज करता है वो अपनी फसल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, जो उसके ग्रेन्स होते हैं वो ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज में यूज भी रहते हैं, और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, और मार्केट एजेंसीज तक भी वो डिस्पैच होते हैं। द फार्मर इन USA वर्क लाइक अ बिजनेसमैन, जो USA के फार्मर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, एज अ बिजनेसमैन काम करते हैं, नॉट लाइक अ प्लीजेंट फार्मर, प्लीजेंट फार्मर की तरह वो वर्क नहीं करते हैं, वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इंडिया की फार्मिंग में और आपका USA की फार्मिंग में
कितना डिफरेंस है, दोनों का आपने डिफरेंस देख लिया। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपके बन सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है आपका। तो कोई भी चैप्टर को आप मिस मत करिएगा, हर चीज़ को आप डिटेल में पढ़िएगा। नोट्स बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स भी अपने हैंड टू हैंड बनाइए, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।